Hello friends, hi students, welcome to Learn in Commerce once again. Today we are going to start the second part of your chapter Money in Banking, that is Bank. क्योंकि पिछली क्लास में हमने बैंक के पहले हम मनी का चैप्टर कर लिया था, अब ये कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का टॉपिक है, यानी बैंकिंग के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें बैंकिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमारा कमर्शियल बैंक का है। कमर्शियल बैंक होता क्या है? कमर्शियल बैंक का मतलब ये है कि जो कॉमर्स यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करे। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और जिनको जरूरत है उनको लोन देना, ये दो फंक्शंस जो इंस्टीट्यूशन कर रही है उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। यानी कि जो भी ये काम करेगी वो प्रॉफिट के लिए करेगी। अगर प्रॉफिट के लिए कर रही है तो वो कमर्शियल बैंक है। देखो ये जो बैंक है ना, ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही है। इंटरमीडिएट किसके बीच में? कुछ लोगों के पास आइडल रिसोर्सेज है और किसी के पास की कमी है कि उसको लोन चाहिए, उधार चाहिए। ठीक है ना। अब देखो हम लोगों के पास पैसे हैं, अगर हमारे पास सेविंग्स आती है तो हम बैंक में जमा करते हैं। कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक से वो उधार ले लेते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं उनसे बैंक पैसा एक्सेप्ट करती है सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट की फॉर्म में, और जिनको जरूरत होती है उनको लोन्स की फॉर्म में पैसा देती भी है। इसके बीच में उनकी इनकम होती है। तो जिनसे पैसा एक्सेप्ट कर रही है उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देगी, और जिनको लोन दे रही है उसके बदले में उनसे इंटरेस्ट लेगी। तो ये इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेने के बीच में सारी इनकम जो होती है वो कमर्शियल बैंक की प्रॉफिट कहलाएगी। तो अब ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, जब हम अकाउंट पैसा जमा करते हैं तो उसके अंदर 4 टू लेकर सेविंग्स अकाउंट के अंदर 4%, एफडी के अंदर 7 to 8%, 4 to 8% का टोटल इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट से मिल सकता है। और लोन्स पर नॉर्मली 12 से 14% या 10 से 14% के बीच में ये लोन का इंटरेस्ट जाता है जो इन्वेस्टर्स लेते हैं। तो बैंक इनके बीच में एक इंटरमीडियरी, कह सकते हैं बिचौलिए का काम कर रही है उन रिसोर्सेज के। देखो मेरे पास, अगर हमारे पास पैसे हैं तो वो रिसोर्सेज बेकार हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं अगर बैंक में डालें और बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव सोर्सेज में लगा दे। हम उस पैसे को डायरेक्टली थोड़ा पैसा के प्रोडक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जब इकट्ठा लोगों का पैसा जमा होता है तो वो फिर लोन के फॉर्म में, जब लोगों के पास, जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा जाता है तो वो इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव सोर्सेज के अंदर और वहां से पैसा कमाते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग पैसा कहीं प्रोडक्शन यूजेस में नहीं लगा रहे, इनडायरेक्टली हमारा ही पैसा बैंक में जा रहा है, वही पैसा कहीं ना कहीं देश के इन्वेस्टमेंट में यूज हो रहा है। तो कमर्शियल बैंक, अगर ऐसा कोई बैंक है या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ पैसा एक्सेप्ट करती है, लोन नहीं देती, तो वो कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो लोन दे रही है पर पैसा एक्सेप्ट नहीं करती तो वही कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगी। यानी कि इसको दोनों काम करने हैं, लोगों से पैसा एक्सेप्ट भी करना है और लोन भी देना है, तो ये कहलाएगा हमारा कमर्शियल बैंक। हमारे आसपास कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीसी बैंक है, पब्लिक सेक्टर में पीएनबी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है प्राइवेट के अंदर। ये सब क्या हैं? ये सब हमारे, या यस बैंक है, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक है जो ये काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शंस, मेन जो फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के वो दो मेन हैं, जिसको बोलते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस हैं। कमर्शियल बैंक के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले हमने बताया एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, लोगों से पैसा यानी कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। किस किस फॉर्म में आता है अभी डिटेल पढ़ेंगे इस चीज की। और दूसरा जो काम है वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ठीक है ना, दो मेन काम हैं इस कमर्शियल बैंक्स के, जिसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट किस फॉर्म में होता है, और लोन्स जो एडवांस दिए जाते हैं लोगों को दिए जाएंगे, इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे, वो किस फॉर्म में दिए जाएंगे। तो दो प्राइमरी फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के। उसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी काम करती है कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर वो डिस्काउंटिंग कराती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। अगर किसी के पास बिल है तो वो बैंक से डिस्काउंट करा के उसको टाइम से पहले पैसा मिल सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया जाता है। कई तरीके की
यूटिलिटी सर्विसेज देती है, लॉकर फैसिलिटी हो गई, या हमें फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज हम खरीद सकते हैं वहाँ से, ठीक है, हमारे पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम, कहीं से पैसा आना है वहाँ का काम, और एक और काम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी हम लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है ये बैंक। ओके, तो ये कुछ सेकेंडरी फंक्शंस में है, लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में वो प्राइमरी फंक्शंस को ही पढ़ने जा रहे हैं हमारे कोर्स के हिसाब से। तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स है। हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस फॉर्म में पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं जो हम लोग बैंक्स में खोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें अंदर आता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसको हम चेकेबल डिपॉजिट से बोलते हैं या इसको डिमांड डिपॉजिट से बोलते हैं, वो पैसा जिसको जब मर्जी निकाला जा सकता है, विच आर पेबल ऑन चेक, ठीक है, विच आर पेबल ऑन चेक एंड द डिपॉजिटर्स कैन विथड्रॉ द डिपॉजिट्स व्हेनेवर दे लाइक, जब चाहें वो इस पैसे को निकाल सकते हैं। अब इसमें खास बातें क्या हैं, ये अकाउंट मेंटेन करते हैं नॉर्मली बिजनेसमैन या जो ट्रेडर्स हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन डे टू डे करनी पड़ती हैं, लाखों करोड़ों की रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश जमा करना, कैश निकालना, इस पर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो नॉर्मली बाकी नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट में नहीं होती। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स वो हैं जो नॉर्मली सिर्फ बिजनेसमैन खोलते हैं, अपना करंट अकाउंट खोलते हैं। और चेकेबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब मर्जी व्हेनेवर ऑन डिमांड ये पैसे को निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें खास बात यह है कि बैंक्स इस करंट अकाउंट में जो हमारा पैसा पड़ा होता है इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती। साथ ही साथ उल्टा इसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रही है बैंक, तो उसके बदले में कुछ बैंक चार्जेस चार्ज करती है हमसे हर महीने के। अगर करंट अकाउंट खोलना है तो कुछ चार्जेस उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए लेती है, ठीक है। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक तो बैंक चार्जेस लेगी वो, साथ साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर विड्रॉल की, यानी कि आप जितना मर्जी पैसा इसमें निकाल सकते हो ऑन विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स, यानी कि जितना मर्जी कैश आप जमा करो, जितना मर्जी बार आप इसको निकालो, जितना मर्जी निकालो, ना टाइमिंग पे रेस्ट्रिक्शंस हैं ना अमाउंट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है इस करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए, ये खास बात है इसके अंदर। तो ये, लेकिन ये तो हमारी बात होगी, एक तो चेक्स मिलते हैं, तो आप चेक्स के थ्रू, इनके थ्रू आप किसी को पेमेंट करनी है, सैलरीज देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, जो भी पेमेंट वगैरह करनी है वो इन चेक्स के थ्रू कर सकते हो, यहाँ तक कि पैसा वापस बैंक से निकाल भी सकते हो इस चेक्स के थ्रू। तो ये चेक्स के थ्रू काम होता है। बैंक चार्जेस इसमें लेती है बैंक, इंटरेस्ट पे नहीं करती, ये ध्यान रखना है। विड्रॉल और डिपॉजिट, कैश जमा करना हो, पैसा निकालना हो, जितनी बार मर्जी निकालना हो, जितनी बार मर्जी जमा करना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो दूसरा अकाउंट है इसमें वो है सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो नॉर्मली हम लोग आम पब्लिक अकाउंट खोलती है बैंक के अंदर, वो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं। अब इस पर ये छोटी छोटी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए सेविंग्स अकाउंट खोले जाते हैं, यानी कि किसी बार 100 रुपए हुए, किसी 500 हुए, कभी 1000 हुए, तो बैंक में जाके जमा कर दिया। बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं होती है। इस पर बैंक इंटरेस्ट पे करती है, वहां पर इंटरेस्ट पे नहीं कर रही थी, यहाँ बैंक इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन वो जो इंटरेस्ट होता है हम एक और पढ़ेंगे, एफडी फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। नॉर्मली कहा जाए तो 4 to 5% तक का इंटरेस्ट इसमें सेविंग्स अकाउंट में हमें मिल जाता है पर एनम, एक साल में। यानी कि अगर 10,000 रुपए अगर हम डिपॉजिट्स करते हैं तो उस पर पूरे साल के अंदर आपको 400 से 500 रुपए का इंटरेस्ट अलग अलग बैंक की कंडीशंस के हिसाब से, अलग अलग बैंक की एग्रीमेंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। यहाँ पर बैंक कुछ इंस्ट्रक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है आपकी विड्रॉल के ऊपर कि एक दिन में एक लिमिट से ऊपर पैसा नहीं निकाल सकते। मकसद सिर्फ ये इस सेविंग्स अकाउंट का सिर्फ यही है कि छोटी छोटी सेविंग्स को एंकरेज किया जाए और छोटी छोटी सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए और बैंक में डिपॉजिट कराया जाए। तो ये आपका है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में डिफरेंस। दोनों में, इसमें भी चेक की फैसिलिटी मिलती है सेविंग्स में, करंट अकाउंट की तरह सेविंग्स अकाउंट में चेक की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन जैसे वहां रेस्ट्रिक्शन नहीं थी पैसे के विड्रॉ करने और डिपॉजिट्स करने की, यहां पर रेस्ट्रिक्शन है। आप एक दिन में एक लिमिट से ऊपर ना तो पैसा निकाल सकते हो, ना ही जमा कर सकते हो, ना चेक यूज कर सकते हो एक महीने में पूरे एक लिमिट के अंदर में। तो ये आपके पास लिमिट दी जाती है इसके अंदर कि आप रेस्ट्रिक्शन के साथ ये सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो या चला सकते हो। और बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के अंदर होती भी नहीं है, इसलिए बैंक इसमें 4 से 5% इंटरेस्ट देता है। तो दो टाइप के अकाउंट तो ये हो गए। तीसरा अकाउंट होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट्स, जिसको टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये वो डिपॉजिट्स हैं जिसको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि अगर हम पैसा बैंक में जमा करते हैं एक ही बार, मान लो आज 10,000 रुपए जमा कर दिए, तो 10,000 रुपए
3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितने साल के लिए भी आप जमा कर रहे हो या जितने टाइम के लिए जमा कर रहे हो, उससे पहले निकाले नहीं जाएंगे। इट इज नॉट पेबल ऑन डिमांड। ऐसा नहीं कि जब मर्जी चाहे आप जाके निकाल लो, वो टाइम पीरियड की एक्सपायरी के बाद ही आप उस पे पैसा निकाल सकते हो या आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इस पर बैंक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देता है। हम कह सकते हैं अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, तो 7 to 9% के आसपास आपको इजीली पर एनम इंटरेस्ट इसमें मिल जाता है अलग अलग बैंक्स की स्कीम्स के हिसाब से। तो इट रेफर्स टू डिपॉजिट विच आर एक्सेप्टेड, लेकिन इसको आप मैच्योरिटी पहले निकाल नहीं सकते। हाँ, इमरजेंसी है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या कुछ पेनल्टी के साथ इस पैसे को टाइम से पहले निकाल सकते हैं। वो आपको एक लेटर देना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, तो वो हो जाता है। नॉर्मली एक टाइम पीरियड के बाद आपके पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ओके, ये लमसम अमाउंट है, इसमें कोई चेक्स की फैसिलिटी नहीं मिलती, ध्यान रखना। बाकी दोनों अकाउंट में चेक्स की फैसिलिटी मिल रही थी, यहाँ कोई चेक्स नहीं मिलते, यानी चेक से पैसा नहीं निकाल सकते। एक टाइम पीरियड के बाद डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा। एक और फॉर्म हमारे पास है रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये रिकरिंग डिपॉजिट्स भी रेगुलर सेविंग, छोटी छोटी सेविंग्स को एंकरेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आप कहा जाए कि हर महीने आप 500 रुपए डिपॉजिट्स करते रहो, तो 500 पर मंथ आप, हो सकता है 3 साल के लिए, फॉर 3 इयर्स आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो 500 पर मंथ के हिसाब से एक साल में 6,000 और 3 साल में टोटल 18,000 रुपए डिपॉजिट हो गया। लेकिन आपने 18,000 रुपए एक साथ जमा नहीं किया, 500 करके जमा किया, 3 साल तक जमा किया। यहां पर भी फिक्स डिपॉजिट्स की तरह मैच्योरिटी से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। पैसे अगर निकलेंगे, वापस नहीं मिलेंगे तो 3 साल के बाद मिलेंगे। हाँ, इमरजेंसी अलग चीज है। फिक्स डिपॉजिट में इमरजेंसी में पैसा आप बीच में निकाल सकते हो विद पेनल्टी या लेस इंटरेस्ट। ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट भी बीच में हम ब्रेक कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं इमरजेंसी के केस में। ये डिपॉजिट्स इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड है, एक फिक्स पीरियड के लिए है और फिक्स्ड टाइम पर होता है। फिक्स टाइम का मतलब है, अगर आपकी कोई एक पहली इंस्टॉलमेंट 10 जनवरी को निकल रही है, तो हर महीने इसी तारीख को, 10 फरवरी को, 10 मार्च को, इसलिए हर महीने की 10 तारीख को ये पैसा डिपॉजिट होगा, 3 साल तक जमा होगा और वो पैसा फिर आपको फिक्स टाइम पीरियड के बाद मिल जाएगा, मैच्योरिटी के बाद। इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से 7 to 9% मिल जाता है, ठीक है, पर एनम का। और अमाउंट क्योंकि 18,000 रुपए एक साथ जमा करो तो वो पैसा ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन 500 करके अगर 3 साल तक जमा करो तो टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट का बनेगा वो थोड़ा कम बनेगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग बराबर मिल जाता है। तो ये 4 टाइप के डिपॉजिट्स हैं जो बैंक्स में हम ओपन कर सकते हैं और बैंक्स इसको एक्सेप्ट करता है अलग अलग तरीके से। ये तो हो गया हमारे डिपॉजिट्स। ऐसे मैंने आपको दूसरा फंक्शन बताया था, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ओके, एडवांसिंग ऑफ लोन्स को देखोगे तो यहां पर हम बताने जा रहे हैं कि उसके टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके से लोन्स दिए जाते हैं, ये टाइप्स हैं इसके। ओके, इसमें सबसे पहले आपको बताता हूं, एक है कैश क्रेडिट अकाउंट। अब ये कैश क्रेडिट अकाउंट है क्या, इसको मैं समझाता हूं एक तरीके से, एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, मैंने बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन लिया। ये 10 लाख रुपीस का लोन है। ओके, और अब ये बैंक जो है ना, मुझे 10 लाख का लोन मेरे हाथ में कैश नहीं दे रहा। ये 10 लाख का लोन बैंक ओपन कर देगा मेरा एक लोन अकाउंट। बैंक विल ओपन अ लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में 10 लाख रुपीस डाल दिए जाएंगे, तो रुपीस 10 लाख विल बी डिपॉजिटेड इन दिस लोन अकाउंट, विल बी ट्रांसफर्ड कह सकते हैं, विल बी ट्रांसफर्ड इन लोन अकाउंट। अब वो 10 लाख रुपए मैं जब मर्जी, जितना मर्जी, 1 महीने में, 2 महीने में यूज कर सकता हूं। ये कैश क्रेडिट अकाउंट जो है ना, नॉर्मली वही करंट अकाउंट होल्डर जो बिजनेसमैन है वो खोलते हैं। अब इसमें से बैंक कहता है कि 10 लाख में से जितना भी पैसा आप निकालोगे ना, इंटरेस्ट सिर्फ उसी अमाउंट पे चार्ज होगा। मतलब इस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन। जितना भी अमाउंट मैंने विड्रॉ किया है, सिर्फ उस विड्रॉल अमाउंट पर ही मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मुझसे लिया जाएगा। अगर मैंने 10 लाख में से 6 लाख रुपए निकाले हैं एक पहले महीने में, तो मेरे से इंटरेस्ट 6 लाख पर लिया जाएगा, 6 लाख के अमाउंट पे लिया जाएगा, पूरे 10 लाख पे नहीं, क्योंकि पैसे सारे बैंक में पड़े हैं। ओके, तो इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली द अमाउंट ऑफ विड्रॉल। लेकिन ये विड्रॉल कितना कर सकता हूं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा
द विड्रॉल कैपेसिटी जो है ना, मैं कितना अमाउंट निकाल सकता हूं, विड्रॉल कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन करंट एसेट्स, यानी कि उस कंपनी के करंट एसेट्स कितने हैं, मींस कैश कितना है उसके पास, डेटर्स कितने हैं, ठीक है, बिल रिसीवेबल कितने हैं, ये सब चीजें जो है ना, या स्टॉक, सबसे बड़ी बात, इन सबकी स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, इन सबकी स्टेटमेंट देनी पड़ती है बैंक को, और उस बेस पर ही मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैंने एक महीने में अपनी स्टेटमेंट दी है, मान लो 8 लाख रुपीस की, कि मेरे पास स्टॉक डेटर्स कैश मिलाकर 8 लाख रुपए हैं, तो मैं 8 लाख का अराउंड 80% या 85% यानी कि 6.5 लाख के आसपास ही पैसा निकाल पाऊंगा एक महीने में, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा एक स्टेटमेंट के ऊपर, और उस पर मुझे 80% की लिवरेज मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरा 10 लाख निकालना चाहता हूं, 10 लाख यूज करना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम 12 लाख रुपए की स्टॉक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, और 12 लाख रुपए की स्टॉक या करंट एसेट स्टेटमेंट दिखाने के बाद भी पहले बैंक वेरीफाई करता है हमारी फैक्ट्री में आकर कि आपके पास एक्चुअल में स्टॉक या डेटा जितने हैं भी या नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, फिर वो सैंक्शन होता है कि हाँ, इस पैसे को 10 लाख रुपए हम निकाल सकते हैं। तो जितना भी पैसा हम निकालना चाहते हैं वो सब कुछ डिपेंड करेगा हम कितनी करंट एसेट्स की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इंटरेस्ट चार्ज होगा सिर्फ उसी अमाउंट पर जो उन्हें विड्रॉ किया है। तो ये पूरी कहानी है कैश क्रेडिट अकाउंट की, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे पैसा आता जाएगा, हम इसमें लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट की तरह है, इसमें हम पैसा डालते जाएंगे और हमारा उधार उतरता चला जाएगा। तो ये हमारा एक टाइप का लोन है, कैश क्रेडिट अकाउंट। दूसरा हमारा है एक डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन होता है जैसे डिमांड डिपॉजिट था ना, जिसको जब मर्जी निकाल सकते हैं, ऐसी डिमांड वो लोन वो है जिस पर अगर बैंक लोन देगा तो इसको जब मर्जी वापस मांग सकता है। तो ये ऐसा टाइप है जिसमें बैंक्स कैन डिमांड टू रीपे द लोन एट एनी टाइम, यानी कि किसी भी वक्त, मैंने आज अगर जो पैसा लिया बैंक से, बैंक मुझे फोन करके कह देगा मुझे ये लोन वापस दे दो विद इन 15 डेज, यानी कि लगभग अराउंड 15 डेज का टाइम मुझे मिल सकता है इस डिमांड लोन के अंदर। ये नॉर्मली स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं, ये ऐसे लोन लेते हैं जिनको अचानक शेयर्स खरीदने हैं और शेयर्स का टाइम नहीं है, तो फटाफट उसको बैंक से लोन लिया और खरीदा और फिर उसको बेच के वापस लोन रिपेमेंट कर दी। तो ये डिमांड लोन्स हैं विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड, इट इज रीपेड ऑन डिमांड, इट इज रिकॉल्ड ऑन डिमांड, ठीक है ना, इट इज रिपेड ऑन डिमांड। जैसे डिमांड डिपॉजिट पे हम पैसा जमा करते हैं और जब मर्जी निकाल सकते हैं, ऐसी डिमांड लोन में जब बैंक मांगेगा तो वापस देना पड़ेगा। तो एक लोन तरीके का ये है। एक हमारे पास थर्ड टाइप का लोन है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? जो हम छोटे छोटे लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो करंट अकाउंट, ये जो कैश क्रेडिट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट होल्डर्स या फिर जो बिजनेसमैन है, फर्म्स हैं, वो लोग खोलते हैं। और इसमें कोई मतलब ये बता दिया कि किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब देखिए, डिमांड लोन के ऊपर पूरा जितना भी आपको पैसा मिला है उधार का, पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कोई जितना यूज करे उस पर नहीं, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ हाथ में दे दिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन ऐसा होता है जिसमें आपने लोन लिया, जिसकी रिपेमेंट, इसकी जो रिपेमेंट होती है ये हम इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। यानी कि जैसे 1 साल के लोन लिया तो 1 साल की ईएमआई बन गई। अगर हमने मार्केट से कोई ड्यूरेबल गुड्स, एसी, माइक्रोवेव वगैरह खरीदा, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म लोन का ही तरीका है। इसकी हम रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं और लंप सम में भी कर सकते हैं। लंप सम में मतलब एक टाइम पीरियड है, इस साल के इतने टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद पैसा दे दिया जाए। और यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म लोन्स, जो छोटे लोन्स हैं, कम समय के लिए और अमाउंट भी कम होता है, इस टाइप के लोन इसमें बैंक देती है। और एक हमारे पास है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जिसमें बैंक जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उससे ऊपर एक लिमिट देता है कि आप इस लिमिट तक इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी सिर्फ मिलती है करंट अकाउंट होल्डर्स को, सेविंग्स वालों को नहीं मिलती। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स। जो अब होता है ऐसे है कि मान लो उस करंट अकाउंट होल्डर के पास बैंक में 10,000 रुपीज बैलेंस है और वो चाहता है कि 12,000 रुपये मेरा चेक इशू कर दिया। ये 10,000 का बैलेंस है और 12,000 रुपये का चेक इशू कर दिया, और ये पक्की बात है, ये चेक बाउंस हो जाएगा। बट वो बैंक में जाकर रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ये 12,000 का चेक ऑनर कर दिया जाए, पास कर दिया जाए, अदरवाइज कहीं ना कहीं इंसल्ट की बात आ जाती है।
तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप 10,000 की जगह 12,000 चेक, मतलब एक तरीके से बैंक से पैसा निकाल रहे हो या ले रहे हो, तो वो आपका 12,000 का चेक तो पास कर देगा। आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए हर एक को नहीं मिलेगी फैसिलिटी। और वो 2,000 का जो ओवरड्राफ्ट है, इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो आपको जितने दिन तक यूज करोगे इस 2,000 के एक्स्ट्रा अमाउंट को, उतने दिन का इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर जो डेज आपने यूज किए हैं इस 2,000 के। तो इस तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी हमें लोन के तरीके की मानी जाती है। तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमने इस क्लास के अंदर दो फंक्शंस हैं हमारे पास, डिपॉजिट्स के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कौन से होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई डाउट होगा तो यूट्यूब वीडियो या एंड में आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल के भेजिए, मैं उसी को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अगले सेक्शन में, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सेंट्रल बैंक के बारे में समझाऊंगा, आरबीआई के बारे में, किस किस टाइप के फंक्शंस इसमें उसके होते हैं। तो आरबीआई के फंक्शंस के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।